अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू क्रिकेट विद शोएब अलवी। टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से हम डिस्कस कर रहे हैं एंड वी टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ नदीम खान हु इज द डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नदीम का जरा सा मैं इंट्रोडक्शन कराऊं। ही इज अ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। ये 1993 में पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट खेला, उसके बाद 1999 में भी खेला इन इंडिया, जो कि बहुत ही टफ कंडीशंस होती हैं। वनडे इंटरनेशनल्स पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हर तरह का क्रिकेट खेला है इन्होंने, डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खेला है, अंडर 19 खेला है पाकिस्तान की तरफ से, अपने रीजन्स की तरफ से भी। और उसके बाद ये मैनेजमेंट साइड पे है फॉर द लास्ट 15-20 ईयर्स। इंग्लैंड में बहुत खेला है, इंग्लैंड में इन्होंने कोचिंग भी की है, अपनी टीम के मैनेजर कम कोच भी थे। और पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी की है। ही वाज जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एट द डीएचए कराची, और उसके अलावा यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में ही वाज हेड ऑफ स्पोर्ट्स डिवीजन, जिन्होंने बहुत काम किया डिपार्टमेंटल क्रिकेट के लिए, उनके लिए फाइट भी की, उनको ज्यादा मैचेस दिलाने की कोशिश की। एंड टुडे क्रिकेट बोर्ड हैज पिक्ड हिम अप एंड सेड कि विद ऑल योर एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तान क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट को एक डायरेक्शन दें जहां पे हमें अच्छे क्रिकेटर्स मिले। सो वेलकम टू क्रिकेट विद शोएब अलवी नदीम, एंड थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी जो उम्र गुजरी वो काफी डिपार्टमेंटल क्रिकेट में गुजरी, और डिपार्टमेंट की तरफ से आप लड़ते भी रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि हमें और रिप्रेजेंटेशन दें। आज आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं वहां पे डिपार्टमेंटल के क्रिकेट के आपकी वजह से नहीं, लेकिन एक पॉलिसी आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो जो है अब डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो सिर्फ रीजन्स में कराएंगे। तो हाउ डज इट फील, कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए पर्सनली कि अब आपने इस चीज को सक्सेसफुल बनाना है, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब नहीं होगा रीजन्स को किस तरह सक्सेसफुल बनाना है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? देखिए शोएब भाई, बिल्कुल आपने जैसे कहा, मैं काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा हूँ, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से खेला हूँ, और फिर मैं एक डिपार्टमेंट को रन भी करता रहा। और मेरी तो हमेशा से ये कोशिश रही कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट, जैसे आपने कहा कि जब मैं डिपार्टमेंट में था तो मेरी ये कोशिश थी कि वो और ज़्यादा और उनको क्रिकेट मिले, इवन उनके अंडर 19 टीम्स भी बन जाए। लेकिन देखिए, जब सिचुएशन चेंज होती है तो मैंने देखा कि हमारे सारे सीनियर प्लेयर जो है वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे कि जी उसको होना चाहिए, दोबारा आ जाना चाहिए और तो उस दरमियान मैंने ये सोचा कि एक तो डिपार्टमेंट की क्रिकेट तो खत्म हो ही गई। अब अगर हम जो नई क्रिकेट आई है उसको भी सपोर्ट ना करें तो ये हमारे प्लेयर्स कहाँ जाएंगे। तो ये एक बड़ी एक चैलेंजिंग टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है। और लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि दुनिया में आप देखिए कहीं पे भी स्पोर्ट्स जो है ना वो चार चीजों से चलता है। जो भी स्पोर्ट्स क्लब है, कोई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वो जाहिर बात है उसमें ब्रॉडकास्टिंग राइट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, फिर टिकट सेल है, उसके बाद मर्चेंडाइज है, और उसके बाद आपकी चौथी जो चीज है वो मीडिया राइट्स, जैसे मैंने कहा। तो चार चीजें उसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कभी इन लाइंस पे काम नहीं किया, और मेरे ख्याल से अब वो टाइम है, अगर हमने अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को और बेहतर करना है और अपने क्रिकेटर्स के हालात को बेहतर करना है, तो मेरे ख्याल से हमें इन लाइंस पे काम करना होगा और इसको आगे लेके जाना होगा। आपने क्रिकेटर के हालात के ऊपर बात की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रिकेटर्स अर्न करेंगे, इतना अर्न करेंगे तो क्रिकेट खेलते रहेंगे। अच्छा, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो एक एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिकेटर है वो अपने घर की फिक्र नहीं करता, अपने किचन की फिक्र नहीं करता, वो सारा फोकस क्रिकेट पे देता है। अब जो क्रिकेटर्स को सैलरीज मिल रही हैं, किसी को 1.5 लाख मिल रही है, किसी को 40,000 भी मिल रही है पर मंथ। आप ये बताएं, आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट में रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसको 40,000 मिल रही है, क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट में भी इतना ही मिलता था उसको, या इससे ज्यादा मिलता था, कम मिलता था, या वो पूरे साल में कितना अर्न करके ले जाता था एवरेज क्रिकेटर एक? तो भाई मुख्तलिफ सैलरीज थी, और इवन हमारे जो यूबीएल के बारे में कहा जाता था कि हम बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज देते हैं, बेहतरीन जो है सैलरीज देते हैं। वहां पे भी कुछ लोग 40,000 रुपये थे। इट डिपेंड्स कि आपने कितनी क्रिकेट खेली है, कितना एक्सपीरियंस है आपको, और वहीं पे उसी डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों की सैलरी जो थी लाखों में भी थी। इट ऑल डिपेंड। लेकिन जो स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से जो अभी सैलरी स्ट्रक्चर जो पीसीबी ने अनाउंस किया है, उसमें मेरे ख्याल से 95% प्लेयर्स बेटर ऑफ होंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों की इतनी सैलरी थी लाखों में। और
लेकिन आप क्योंकि लेकिन ये अभी भी जो, आई एम सॉरी नदीम आपको काट रहा हूँ, अभी भी जो 1.5 लाख वाला ब्रैकेट है वो सिर्फ जी 10 जी से 12 क्रिकेटर्स को मिल रहा है। जी सो जी जो ज्यादातर जिनको लाखों में मिलती थी उनके लिए तो जी। बहुत बड़ा ड्रास्टिक कट हुआ है ये सैलरी। देखिए शोएब भाई, असल में डिपार्टमेंट्स जो थे वो फ्लैट सैलरी देते थे और वो कोई मैच फीस वगैरह नहीं देते थे सिवाय दो डिपार्टमेंट के। और हमारे पीसीबी की तरफ से मैच फीस भी है और उसकी वजह से उनकी जो ओवरऑल सैलरी है वो बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैंने कहा 95% बेटर ऑफ होंगे। अगर हम पूरा हिसाब लगाएं तो बहुत सारे प्लेयर्स को 30 लाख से भी ऊपर मिल रहे हैं पर ईयर, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी सैलरी है इस स्टेज पे। और जो कुछ हमारा कहना चाहिए कि जिस तरह की हमारी स्पॉन्सरशिप है, जिस तरह की हमारी अभी तक वो जिन लाइंस पे मैं कह रहा था काम नहीं हो, उसके बावजूद इतनी सैलरी देना। अच्छा, तो ऐसा होपफुली होगा जब नदीम कि अगर स्पॉन्सरशिप आ गई किसी 5-6 टीम्स को, तो जो स्पॉन्सरशिप मनी आएगा उसका भी एक सर्टेन परसेंटेज प्लेयर्स को जाएगा और उनकी सैलरी मजीद बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए जब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से इसको रन करना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि ये अपनी मदद आप चले एसोसिएशन, और जब वो अपने स्पॉन्सर्स ले आएंगे और उसमें जाहिर बात है कुछ मार्केटिंग की भी जॉब्स हैं, जो लोग मतलब इसको प्रोफेशनली वो चलाना चाहते हैं कॉर्पोरेट स्टाइल में। तो अगर वो सैलरीज आएंगी तो जिस तरीके से दूसरी दुनिया में क्लबों में डील होती है प्लेयर के साथ, तो इस तरीके से डील होगी और प्लेयर मैनेजर्स जिस तरह की डील कर सकेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि स्पॉन्सरशिप कैसी आती है। ये कोई बहुत जल्दी नहीं होने वाला शोएब भाई, क्योंकि जो क्लाइमेट रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको चेंज होने में, तब्दीली होने में टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस राइट डायरेक्शन, यहाँ पे प्लेयर्स को, स्पोर्ट्समैन की सैलरी इंशाल्लाह अगर स्पॉन्सरशिप आती है और ये चीज सर्वाइव करती है। एक चीज तो तय शोएब भाई, जो लास्ट ईयर 6 टीमों का टूर्नामेंट हुए, मेरे ख्याल से उसका इंटेंसिटी उसमें अच्छी थी, स्टैंडर्ड बहुत बेहतर था। मुकाबला आप देखें, लास्ट लास्ट जो राउंड से उसमें फैसला हुआ है कि कौन सेमीफाइनल और फाइनल में जाएगा। एक ये चीज तो बेहतर हुई है अच्छा, डेफिनेटली, इसमें तो मेरे पास से कोई आर्गुमेंट नहीं। एक चीज मैं पूछूं, जैसे डिपार्टमेंट्स में 2-4 और बेनिफिट होते थे, जैसे मेडिकल कवरेज होता था फॉर द फैमिली, और फिर ये था कि कुछ क्रिकेटर्स जिनकी परमानेंट जॉब्स थी उनको प्रोविडेंट फंड ग्रेजुइटी भी था। अच्छा, और फिर किट अलाउंस, किट वहां से मिलता था। अब जो आप पैसे दे रहे हैं क्रिकेटर्स को, स्पेशली जी जिनको जी 40,000 मिल रहे हैं, जिनको 70,000 मिल रहे हैं, उनको अपने पैसों से किट भी लेना है, और क्या वो मेडिकली कवर्ड है पूरे साल के लिए? शोएब भाई, मतलब क्रिकेट खेलने का गियर तो नहीं मिलता था, लेकिन कपड़े जरूर मिलते थे और वो पीसीबी प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी किए थे, इस साल भी करेंगे। बल्कि इस दफा तो हमने बहुत अच्छे, जो इवन पाकिस्तान टीम को जो वाइट्स दी गई हैं वो ओके। प्लेयर्स को दे रहे हैं कायजम क्रिकेट ट्रॉफी में। केयर हर प्लेयर और अपना खरीदता था डिपार्टमेंट्स में भी। जी जी, डिपार्टमेंट में अपना ही खरीदता था। बहुत पहले की बात है ये, बहुत अरसा पहले, मतलब 25 साल 70s पहले के 80s, I एक go टीम back का in the 70s तो एक एक टीम का बैग होता था एक जमाने में। लेकिन अब नहीं होता था, क्योंकि प्लेयर्स अपने, उनके एक तो जी, स्पॉन्सर्स होते हैं और फिर अपना वो मर्जी की सामान इस्तेमाल करते हैं, तो फिर right. डिपार्टमेंट से देना बंद कर दिया था। दूसरी बात, इस दफा देखिएगा आपके जो हमारी, हम जो अकोमोडेशन दे रहे हैं प्लेयर्स को, वो भी हम उसी स्टैंडर्ड पे दे रहे हैं जो इंटरनेशनल हम देते हैं। मतलब आप देखिएगा कि जो हमारे बड़े होटल्स हैं उसमें प्लेयर्स ठहरेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमने तब्दील की हैं, फैसिलिटीज बेहतर की अच्छा, हैं एक प्लेयर्स के पॉइंट रह लिए। गया नदीम, मेडिकल का। आर दे मेडिकली जी। कवर्ड, आर देयर फैमिलीज मेडिकली कवर्ड जैसे डिपार्टमेंट में होता था? ये चीज है बिल्कुल शोएब भाई, ये एक एक बिल्कुल एक पॉइंट है। लेकिन हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है एटलीस्ट प्लेयर्स को पीरियड ऑफ जो टूर्नामेंट है उसमें कवर कर लें एटलीस्ट। इंश्योरेंस कंपनी से हमारी बातचीत भी चल रही है और ये बिल्कुल मेरे जहन में था, क्योंकि मैं तो ये सारी चीजें करता रहा हूँ, तो मुझे ये Exactly. जहन में था। और मैंने लेकिन ऑफ उनको, सीजन में भी कवर्ड होंगे वो, एटलीस्ट फॉर नहीं एक्सीडेंटल इंजरी? नहीं शोएब भाई, अभी तो सिर्फ इसी के लिए हो रहा है ये जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सीजन, क्रिकेट सीजन। ओके, लेकिन होपफुली एक चीज जब शुरू होती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ती इंशाल्लाह है, इंशाल्लाह। और जैसे आपने कोशिश कहा कि हमारी अभी यही तो है। शुरुआत है, बट अगेन मेडिकल इंश्योरेंस तो आप प्राइवेटली भी ले सकते हैं। तो आई होप अगर पीसीबी स्पॉन्सर कर दे, देयर इज अ ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, तो आप लोगों के पास जी तो 1000-2000 का ग्रुप होगा, तो आई एम श्योर यू कैन गेट ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस आल्सो। अच्छा, वेरी क्विकली देखें, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट से रीजनल क्रिकेट पे मूव हुए हैं। आई डोंट थिंक उसमें एक एम्प्लॉयमेंट जब आपने कवर कर लिया, ठीक है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, डिपार्टमेंट भी 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट देता था। लेकिन एक बात बताएं कि 22 करोड़ की आबादी में हमने 2 करोड़ की आबादी वाला सिस्टम डाल दिया।
इंग्लैंड में 7 करोड़ की आबादी है, वहां 18 टीमें हैं। तो इसकी क्या वजह है? आई कैन अंडरस्टैंड, आप रीजन ज्यादा बना दें, आप यानी आपकी 3 गुना इंग्लैंड से ज्यादा पॉपुलेशन है और उसकी 1/3 की आपने टीमें कर दी हैं, तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो क्रिटिसिज्म है वो वैलिड लग रहा है। शोएब भाई, असल में ये जो पूरा जो सिस्टम है वो अभी तक जो है वो डिसेबल हुआ है। जिस दिन ये चलना शुरू हो गया तो फिर मेरे ख्याल से बेहतर लगेगा। अभी असल में ये है कि देखिए, मैं तो इस चीज पे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास की 6 टीमें होनी चाहिए, लेकिन उसके नीचे बहुत सारी टीमें होनी चाहिए। 6 टीमों में इसलिए कहता हूँ कि देखिए, जो स्टैंडर्ड है ना क्रिकेट का, फर्स्ट क्लास, वो फिर फर्स्ट क्लास ही टीमें होनी चाहिए। और हर दफा लास्ट ईयर भी हमने सिलेक्शन की थी और उसमें मैं, राशिद लतीफ और मिसबाह उल हक बैठे थे, और सिलेक्शन खत्म करने के बाद हम इस चीज पे मेरे ख्याल से सभी मुत्तफिक थे कि इसकी 3 से 4 टीमें बनती है टोटल, अगर फर्स्ट क्लास की बात। पाकिस्तान में वो टैलेंट नहीं है जो इंग्लैंड में है, क्योंकि वहां 18 टीमें नहीं हैं, तो वहां का स्टैंडर्ड आप समझते हैं बुरा है कंपेयर टू नहीं ऑस्ट्रेलिया? जी, मैं आपको बताता हूँ, बहुत इररेलेवेंट प्लेयर खेल रहे होते हैं। अगर इंग्लैंड की आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखें, उसमें अक्सर आपने देखा होगा जो है 70 की माइल की स्पीड से भी बॉलर करा रहे होते हैं वहां पर। अगर आप इनके अक्सर काउंटी जो क्रिकेट आप में भी आप कह रहे हैं फर्स्ट लेवल जी काउंटी क्रिकेट, फर्स्ट लेवल। जी काउंटी क्रिकेट में बहुत सारे इररेलेवेंट प्लेयर खेल रहे होते हैं। इसी वजह से उन्होंने भी देखे अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप जूनियर प्लेयर खिलाएंगे, एक सर्टेन एज रखी है कि एक वक्त तक ईसीबी कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि उनकी काउंटी क्रिकेट में भी बहुत ओल्ड प्लेयर खेलते थे, कोई 40-40 साल तक खेलते रहते थे और चॉइसेस इतनी थी नहीं। तो अब उन्होंने इनकरेज करना शुरू किया ईसीबी ने कि एक सर्टेन एज तक ईसीबी कंट्रीब्यूट करता है काउंटी को। अगर वो यंग प्लेयर खिलाते तो ईसीबी उनकी सैलरी देता है और एक सर्टेन एज तक करता है, और अगर आप उस एज से ऊपर चले जाए तो काउंटी को फुल सैलरी देनी पड़ती है। अब चीजें वहां भी तब्दील हो रही है, ऐसा नहीं है कि वहां भी तब्दील हो रही है। हाँ, जहां तक नंबर ऑफ टीम्स का ताल्लुक है शोएब भाई, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर हमारी 6 स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्लास टीमें हो, तो वो जो गैप है बिटवीन इंटरनेशनल क्रिकेट और उसके अंदर, मैं इस चीज पे आपसे एग्री करूंगा कि देखिए, प्रोफेशनल क्रिकेट सिर्फ फर्स्ट क्लास नहीं होनी चाहिए फिर, क्योंकि आबादी हमारी बहुत ज्यादा है। तो नीचे भी जो ग्रेड 2 है, उसके नीचे भी जो क्रिकेट है, टीयर्स हैं, उसके 4-5 टीयर बने जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट के हो। हाँ, उसमें फिर सारे प्लेयर आ जाएंगे जो कि क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन जो ऊपर 6 में जाएगा वो आप खुद ही सोच लीजिए कि उसमें से निकल के एक बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर जाएगा और फिर वो गैप जो है बहुत कम होगा, जिसका हम हमेशा से बात करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताएं नदीम, कमिंग टू द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अनाउंस किया है जिसमें T20 के टूर्नामेंट्स भी हैं, वनडे टूर्नामेंट्स भी हैं, कायदे आजम ट्रॉफी भी है। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव बता दें अपना वेरी क्विकली, और इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है कि किस वजह से कौन सा टूर्नामेंट कहाँ रखा गया है, कब रखा गया है? देखिए, ऑब्जेक्टिव तो वेरी सिंपल है कि आप आईसीसी से अलाइन करते हैं। T20 वर्ल्ड T20 होता है, आपने T20 कराना है अपने डोमेस्टिक में। वर्ल्ड कप होता है वनडे का, तो आपने वनडे कराना है। और आप टेस्ट क्रिकेट में कॉम्पीट करते हैं दूसरे मुल्कों से, तो आपने 4 डे क्रिकेट करानी। तो ऑब्जेक्टिव तो वेरी सिंपल। कहाँ पे क्यों हो रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें कंसिडर की गई। पहले पॉइंट तो ये था कि इसको कराना बहुत जरूरी था। वो इसलिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लेयर की इनकम, रेफरी की इनकम, जो भी क्रिकेट से जुड़े लोग हैं वो इससे जुड़ी हुई है, और अगर हम टूर्नामेंट नहीं कराते तो उनकी इनकम बहुत कम हो जाएगी और जीरो पे चली जाएगी, तो वो बहुत नुकसान हो जाता। तो दूसरी चीजें जो हमने कंसिडर की जब इसको कराने के लिए, पहली तो सोच ये थी कि इसको कराना ही कराना है। दूसरा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी कुछ इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो अगर हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट कराएंगे तो मेरे ख्याल से उनके लिए इजी होगा आना। सॉरी अच्छा, दूसरी चीज ये है शोएब भाई कि ये कोविड की वजह से आपको पता है बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, तो हमने कोशिश की है कि मिनिमम ट्रैवल हो, और एट द सेम टाइम हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में जिस जो बड़ा शहर है उधर कुछ ना कुछ क्रिकेट हो जाए। कुछ जगह हमें बड़ी प्रॉब्लम्स भी है, जहाँ पे कुछ शहर हैं, बड़े शहर हैं, लेकिन उनके अंदर इतने ग्राउंड नहीं है कि हम उसी जगह करा सकते। फॉर्चुनेटली कराची में इतने ग्राउंड हैं कि हम वहाँ पे कायदे आज़म ट्रॉफी एट द सेम टाइम सारी टीमें वहाँ पे खेल सकती सॉरी, है। आपने कायदे आजम ट्रॉफी का जिक्र किया, आई वाज जस्ट वंडरिंग, इसके फौरन बाद न्यूजीलैंड का टूर है। जी जी। अच्छा, जो मैं एनालाइज कर रहा था, जो इतने सालों से न्यूजीलैंड भी देखता रहा, ऑल्दो वहां उनके समर्स में जा रहे हैं, लेकिन बड़ी चिली कंडीशंस होती हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, उनके ग्राउंड
स्टेडियम जरा से लो हैं तो हवा बहुत आती है. व्हाट आई वाज जस्ट वंडरिंग इज के ठीक है, पंजाब में प्रॉब्लम्स हैं नवंबर दिसंबर में, राइट? कि आपका मैच कंप्लीट नहीं होगा, आपका दिन कंप्लीट नहीं होगा, नंबर ऑफ ओवर्स कंप्लीट नहीं होंगे. लेकिन अगर आप कायदे आजम ट्रॉफी को दो में स्प्लिट कर दें, पहली बात कि अगर आप फर्स्ट फेज कराची करा दें और एक दफा सारी टीम्स मूव करें फ्रॉम कराची टू लाहौर बबल, और उसके बाद लाहौर में अगर आप टूर्नामेंट कराते हैं तो जो आपको पंजाब में कंडीशंस मिलेंगी, ओवरकास्ट, चिली, ठंड, वो न्यूजीलैंड के लिए काफी करीब होंगी. तो कैन यू थिंक अबाउट दैट कि न्यूजीलैंड टूर के लिए जरा सा प्लेयर्स आदी हो जाएंगे? देखिए शोएब भाई, बात यह है कि जो पंजाब की साइड पे ना आप दिसंबर और जनवरी में मैचेस नहीं करा सकते, जिस तरह दिन छोटा हो जाता है. ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा से रही है. अच्छा, और बेशक जितने मैच कंप्लीट ना हो, अब मैं आपका पॉइंट समझ गया, ठीक है ना, कि मैच कंप्लीट ना हो, पूरे ओवर्स ना हो, लेकिन प्लेयर्स को उन कंडीशंस में खेलने का अंदाजा होगा द मोमेंट दे लैंड इन न्यूजीलैंड. दैट्स माय ओनली. देखिए देखिए शोएब भाई, प्लेयर्स तो चले जाएंगे नवंबर में, जल्दी अर्ली जा रहे हैं. जब तक कायदम ट्रॉफी के 2 से 3 मैच होंगे, हाँ, उसके ये भी बाद तो मैं प्लेयर्स पॉइंट चले जाएंगे. पूछा हुआ था कि वो तो जी जी 40 दिन पहले निकल जाएंगे और वो भी 40 प्लेयर चले चले जाएंगे. जाएंगे. जी जी, वो तो पहले चले जाएंगे. तो आपको वैसे भी पता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट से मोस्ट ऑफ द टाइम 2 से 3 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं. इसके अलावा बाकी प्लेयर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं. ये सारी चीजें हम बिल्कुल कंसिडर करते हैं, लेकिन इस दफा आपको पता है कोविड और बहुत सारी और चीजें. अच्छा, इस दफा रमजान भी आपको पता है कि जैसे ही पीएसएल खत्म हो गया, हमने ये सोचा था कि वनडे टूर्नामेंट हम पीएसएल के बाद कराएं, लेकिन उस वक्त रमजान आ जाते हैं, फिर आप नहीं करा सकते. अब रमजान के बाद अगर आप कराते हैं तो फिर वो जो इंग्लैंड में बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खराब हो जाते हैं. बिल्कुल. तो वो हमने सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, क्योंकि या सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो प्लेयर्स हैं, उनकी इनकम, उनकी वेलफेयर. तो ये सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती नहीं, हैं. आई तो थिंक ये आपने बात सही कही. द ओनली थिंग, ये भी मेरा सेकंड पॉइंट ही था कि अगर आपके इस दफा भी आप 30 प्लेयर तो ले जाएंगे, क्योंकि जैसे इंग्लैंड जी में जी लेके थे कि किसी को कोविड जी खुदा ना खास्ता ना हो गया, जी जी तो कायदे आजम जी. ट्रॉफी का चार्म तो खत्म हो गया इन द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट. आपके फिर वही लोअर लेवल के लोग खेल रहे होंगे, टॉप 40 क्रिकेटर्स तो निकल गए. देखिए शोएब भाई, ये तो आप हमेशा आपका ऐसे होता है कि दुनिया में हर जगह अपनी आपकी इंटरनेशनल टीम भी खेल रही होती है और आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है. और इसमें अगर हम सिर्फ एफटीपी को देख के अगर हम कैलेंडर बनाने लगे तो फिर तो यही बात हो जाएगी कि हम अपनी डोमेस्टिक को अहमियत ही नहीं देते. तो उसकी अहमियत को कायम रखना बहुत जरूरी I'm है. just और wondering कि सितंबर अक्टूबर जी में अगर कायदे आजम करा देते और बाद में टी20 कराते रहते, खैर मगर फिर टी20 से प्लेयर शोएब भाई, चले जाते, बात तो एक ही शोएब थी. भाई, आज से 1 महीना पहले तो कोई सोच नहीं सकता था कि हम करा सकते, जो कोविड की सिचुएशन थी. जी ये तो फॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन बेहतर हो गई, वरना लास्ट ईयर आप देखें 1 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू हुआ था. जी जी. इस दफा हमने ऑलरेडी 1 महीना लेट किया था कि थोड़ी सी कंडीशन बेहतर हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत पाकिस्तान में कंडीशन पहले से बेहतर है और हम इस काबिल हो रहे हैं कि हम ये बना सके और अच्छा, करा अब सके. नदीम, अब चलते हैं जरा क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोचेस. तो मैं जी जी पूछना ही चाह रहा था कि हमारे पास इस वक्त जितने कोचेस हैं, मैं सेकंड 11 के भी कोचेस शामिल कर रहा हूँ, मैं कोई सिर्फ जी जी टॉप कोचेस की बात नहीं कर रहा हूँ. जी इसमें जी. से कितने आप समझते हैं लेवल 3 कोचेस कर चुके हैं, कितने अंडर ट्रेनिंग है, कोई आपके पास इनका ब्रेकअप है कि कितने हमारे कोचेस बहुत ही ट्रेंड है लेवल 3 तक? देखिए ऑन टॉप ऑफ माय हेड तो नहीं है, लेकिन सारे ही क्वालिफाइड कोच है, क्योंकि जो एडवर्टाइज हमने किया था उसमें एटलीस्ट लेवल 2 की जरूरत थी. ओके. और लास्ट ईयर भी लेवल 2 रखे गए थे, लेवल 3 नहीं रखे गए थे, लेकिन किसी किसी ने लेवल 3 और लेवल 4 भी किया हुआ है. ऐसा नहीं है. वंडरफुल. लेकिन ये कि जितने भी लोग हैं सब क्वालिफाइड है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो क्वालिफाइड जिसने ना किया हो. इस दफा शोएब भाई एक अलग प्रोसेस हमने शुरू किया है, क्योंकि प्रोसेसेस, असेसमेंट प्रोसेसेस नहीं थे. मैं भी यही पूछा आप कि मैं उसी पे आने आप वाला था. जी बताइए. जी जी, आप काफी कॉर्पोरेट में काम करते रहे, आपको बहुत तजुर्बा है इसका, आप इस चीज को समझते हैं बेहतर तरीके से. इस दफा हमने जो तरीका अपनाया है वो डिफरेंट था. हमने इनको सारे कोचेस को सेल्फ असेसमेंट फॉर्म्स भेजे, इन्होंने अपने आप को खुद असेस किया. उसके एक्सीलेंट. बाद उसके बाद हमने इनके जो साथ के प्लेयर्स हैं जो इनके अंडर खेलते थे उनसे भी, और इनके फेलो कोचेस से भी इनके बारे में मालूमात ली, जो कि कॉन्फिडेंशियल है, किसी को नहीं पता कि क्या ली. उसके बाद जो हमने इंटरव्यू किया उसके पहले क्वेश्चन इनको भेजे कि ये अपनी तैयारी करें पूरी तरीके से.
उसके साथ साथ हमने इनकी परफॉर्मेंस जो इनकी टीम की थी और क्या इन्होंने डेवलपमेंट की उसको सबको एवेल्यूएट किया। तो ये कोई 5-6 जो है स्टेप्स में प्रोसेस था जिसको हमने किया, और उसके बाद ये फिर हमने कोचेस अपॉइंट किए। तो ये इनकी एवेल्युएशन इस तरीके से, पहले इस तरह से हो रही थी कि इनको जिम में भगाते थे और ये करते थे। मेरे ख्याल से ये जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये नहीं, इम्पोर्टेंट है एब्सोल्युटली यू आर राइट, बिकॉज कोच का जो सबसे बड़ा काम होता है दैट इज प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटजी और प्लेयर डेवलपमेंट। जी 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 लेकिन जी मैं एक सरप्राइज हूँ नदीम के, ऐसा क्या हुआ एजाज जूनियर के साथ कि विनिंग टीम का कोच अब जी। इन टॉप कोचेस में नहीं है? तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद एजाज जूनियर? देखिए, एजाज जूनियर का अगर आप वैसे देखें तो जाहिर बात है कायजम ट्रॉफी चैंपियन है, आप स्ट्रेट अवे कहेंगे। अगर आप T20 देखें तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन कायजम ट्रॉफी हमारी प्रीमियर टूर्नामेंट है। बिल्कुल। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 4-5 चीजें थी जो कि कंसीडर की गई, सिर्फ ये नहीं किया गया कि आपने क्या टूर्नामेंट जीता है। तो मेरे ख्याल से उस जगह पे कहीं पे एजाज अहमद जो है, मेरे ख्याल से वो इस तरीके से इम्प्रेस नहीं कर सके जो पैनल था उसको, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से। लेकिन एजाज अहमद पे हमारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। एजाज अहमद ऐसा नहीं है कि खराब कोच है। एजाज अहमद देखे, दो तरह के कोचेस होते हैं, कुछ टीम कोच होते हैं, कुछ डेवलपमेंट कोच होते हैं। हो सकता है एजाज अहमद जो है डेवलपमेंट में बहुत बेहतर काम कर सके, हो सकता है वो स्पेशलाइज बैटिंग में बहुत अच्छा काम कर नदीम, एक सके। बात बताएं, देखिए अप्रेजल तो हो गया ना उसका, जिस वक्त जी जी अप्रेजल हुआ उसी जी वक्त उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक कोई पोजीशन दे देते तो आज इतने र्यूमर्स नहीं हो रहे होते, और उस बेचारे को भी अंडर देखे। प्रेशर आ गया है। वो लोग सोच रहे हैं नहीं ऐसा क्या कर दिया उसने। नहीं नहीं, शोएब भाई, हमारी उससे बात भी हुई है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि रूमर्स तो आप कुछ भी कर ले शोएब भाई, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। हम कोई काम कर ले ना, कुछ भी कर ले, और तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, चीजें लेकिन बातें उसमें करते हैं। देखे ऑर्गेनाइजेशन सेफ इसलिए देखे होती हैं नहीं, कि वो ऑलरेडी एक दूसरा उसको ट्रैक दिखा जी जी देती हैं। जी जी अगर आज ट्रैक। उसको बैठ के ये नहीं डिसाइड हुआ है कि वो जाएगा कहाँ, तो ये जरा सी ज्यादती है। नहीं नहीं, हमारा डिसाइड है। हम असल में अब मीडिया को ऐसे पहले से तो नहीं बताते ना, अब वो जब होगा आपके सामने आ जाएगा। फेयर और वो इनफ। ऐसी बात नहीं है, हमारा डिसाइडेड है। लेकिन मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जहां वो बेहतर होगा, क्योंकि हमारी उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट है, जी, और वो हमारा फॉर्मर प्लेयर है, बहुत कंट्रीब्यूशन है उसका पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो ऐसा नहीं है कि हमने ओके, बिल्कुल। दैट्स और गुड एज लॉन्ग एज ही इज बीन अगर टोल्ड। या देखे, दूसरी बात यह कि किसी की सैलरी तो रुकी नहीं अभी तक। जो कह रहे हैं कि निकाल दिया, निकाला तो किसी को भी अभी तक नहीं है। तो अब जब नई अपॉइंटमेंट्स होंगी, जाहिर बात है कुछ लोग जरूर इसमें से निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ही दोबारा वापस लग जाएंगे। अच्छा, एक और बात बताएं, कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी होते हैं बिकॉज दे आर मेंटरिंग द प्लेयर्स। जी जी उसमें से मेरा एक सवाल होगा कि जहां पूरे कोचेस की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड 11 के भी, फर्स्ट 11 के भी, T20 सब, कॉन्डक्ट, कभी किसी ड्रग्स में तो इन्वॉल्व नहीं थे, बेटिंग फिक्सिंग में इस तरह चीजें नहीं थी, ये रिकॉर्ड भी देखा गया सारे कोचेस का। देखिए, बिल्कुल, ये तो जो एक रिलेशनशिप है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जाहिर बात है कि इंटेग्रिटी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप टीचिंग कर रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, और इस तरह की आपकी जॉब्स हो। बिल्कुल लोगों का देखा गया है। और बात यह है कि शोएब भाई, जब तक आप उस आप कोर्ट फैसला ना कर दे, जब तक आप जो है आप, कुछ लोगों के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन बात यह है कि कभी कहना चाहिए कि उनके खिलाफ कोई जजमेंट तो है नहीं। बहुत सारे लोगों के बारे में लोग अपनी अपनी राय करते हैं। और शोएब भाई, जिस तरीके से ये सोशल मीडिया हमारे यहाँ मुल्क में चल रहा है, इसमें तो हर बंदा हर चीज का एक्सपर्ट है। हर बंदा हर बंदे के बारे में डिस्कस कर रहा है और बोल रहा है, और उनका हक है, कोई बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आप उस फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं, और आप उस फील्ड के इन एंड आउट नहीं जानते, तो आपको मेरे ख्याल से कमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वजह से हमारे यहाँ देखें, ना कोई लीडरशिप बची है, ना कोई किसी स्टार की वैल्यू है। हर बंदे के ऊपर कोई ना कोई स्कैंडल, और कोई ना कोई उसको किसी ना किसी तरीके से मलाइन कर दिया गया है। और ये बदकिस्मती हमारे the मुल्क की moment केस you'll में। have to go with some players or some coaches जिनके ऊपर एक इम्प्रेशन तो है। अच्छा, ये बताएं, बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं देना चाहूंगा, कि अभी जो कोचेस सेलेक्ट हुए हैं
इनका पास परफॉर्मेंस देख के सेलेक्ट किया गया है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, एंड ऑब्वियसली यू विल डिनाई इट, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो ज्यादा क्रिटिक्स थे उनको ज्यादा कोचेस के उसमें ले लिया है। तो एक ये भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन आई एम श्योर यू वर पर्सनली इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ दिस, और इनका मेरिट आपके नजदीक कंफर्म्ड है? देखिए, बात यह है कि शोएब भाई, आपने लास्ट ईयर मोहम्मद वसीम को चांस दिया था। वो भी टीवी पे आते थे। देखिए, टीवी पे आते बंदा एक अलग रोल में आता है, अपनी बात करता है। जैसे कुछ अभी कोचेस है जो मुसलसल, और उनके अपने यूट्यूब चैनल भी थे और उनकी अपनी राय है जो वो राय देना चाहते थे। और सकलैन का भी लेकिन चल रहा है यूट्यूब चैनल अपना, उनको शायद इजाजत दे दी गई है। देखिए, कुछ चीजों पे उसकी कुछ जाहिर बात है, हमारे मीडिया ने, कुछ मीडिया डिपार्टमेंट जो उसने पॉलिसीज बनाई है, वो किस बात पे बात कर सकते हैं, उस चीज पे इजाजत दी गई है। और ये बुरी चीज नहीं है मेरे ख्याल से शोएब भाई। देखिए, अगर आप अच्छी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल से, तो इसमें को मैं पर्सनली नहीं समझता। बाकी मीडिया की पॉलिसी अपनी जगह पर है, पीसीबी की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शोएब भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं, आपने कहा मैं डिनाई करूंगा, मैं डिनाई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद टीवी पे आता था और मैंने फिर सारी जॉब्स की है। देखिए, एक बात होती है, आप कोई बात अपना व्यू पेश करते हैं टीवी के ऊपर, अब वो उस जगह पे आ गए जिनके ऊपर पेश कर रहे थे, अब उनके ऊपर है वो प्रूफ करके दिखाएं। मैंने तो बिल्कुल इसीलिए जॉब ली थी। मैं देखे, मैं अपने बिजनेस भी था हमारा और मैं वहां काम भी करता था और मेरी अच्छी जॉब थी। मैं जब यूबीएल में आया था, मैंने इतनी बातें की थी, अब जब टीवी चैनल्स पे बैठता था तो मैंने कहा इट्स टाइम टू डिलीवर। अब आप देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आई और थिंक ऐसा हर एक को चांस देना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें हम एक ही एंगल से ना देखें कि वो क्रिटिसाइज करते थे तो इसलिए उनको जॉब मिल गई। हम इस एंगल से भी देखें कि अब उनको ये डिलीवर करना पड़ेगा, और अच्छा, एक साल के बाद हम और आप बैठ के बात करेंगे कि क्या किया। उसके बाद शायद उनकी आवाज भी बंद हो जाए अगर वो डिलीवर ना करें। तो आपने एक ही मूव से काफी लोगों को, पीसीबी ने, मैनेजमेंट ने टेक केयर कर लिया। अच्छा, ये बताइए अब वेरी क्विकली टू अंपायर्स, जैसे आपने अभी कोचेस की बात की, तो अंपायर्स का भी आई एम श्योर यही प्रोसेस आपने किया होगा। सो आई बिल्कुल लेट्स नॉट रिपीट बिल्कुल द प्रोसेस। लेकिन एक बात बताएं कि पीसीबी का एक क्राइटेरिया सर्कुलेट हुआ था कि लेस देन 40 इयर्स होगा अंपायर और मोर देन 50 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले होंगे। तो क्या इज दैट क्राइटेरिया बीन सेट असाइड, उसको साइड पे रख नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, वो तो नई इंडक्शंस के लिए था, नई ओके, इंडक्शंस के लिए। और हम उनको इंडक्ट करेंगे, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने अप्लाई किया है, ओके, लेकिन हम स्ट्रेट अवे उनको एलीट पैनल या किसी इसी पैनल में नहीं ला सकते थे। ओके। अब जाहिर बात है, हम उनको कोर्सेज कराएंगे, ट्रेन करेंगे, जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी। वो नए नए के लिए था, पुराने के लिए नहीं था, जो ऑलरेडी कर रहे। वरना तो हम इन सब पुराने जो इतने 15-15 साल से कर रहे, ये बेचारे निकल जाते। ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि देखे शोएब भाई, एक चीज को मैं पहली दफा ये मैसेज मेरे ख्याल से आपके थ्रू दे रहा हूँ कि हमारा एलीट पैनल था 25 लोगों का। आप शायद 25 12 लोगों या के, 13 का हो गया है शायद जी। 14 का। देखिए, 25 लोगों के पैनल में उनको 3 से 4 मैच कायदम ट्रॉफी के मिलते थे। हाउ कैन दे इम्प्रूव? हम कहते हैं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसमें अंपायरिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब उनको 8-8, 9-9 मैच मिलेंगे। देखिए, ये बहुत आसान था कि मैं उसी 25 को रखता, मुझे कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता। मैंने वो क्रिटिसिज्म अपने ऊपर लिया है, मेरे डिपार्टमेंट ने, मेरे साथ काम करने वालों ने लिया है, और हमने उसको शॉर्ट किया है कि क्वालिटी को बेहतर करें। एट द सेम टाइम हमने आईसीसी से अलाइन किया, उनके जो मैच अंपायर मैनेजर हैं उनसे हमारी बात हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि देखिए, आपका लास्ट जो अंपायर था वो नदीम गौरी था, जिसने टेस्ट मैच में अंपायरिंग की है। आपका जो लास्ट रेफरी था वो वसीम राजा थे। आप देखिए कितना बड़ा गैप है। एक बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेइंग नेशन, जहां पे हम बिल्कुल पागलों की तरह क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उसका कोई अंपायर और रेफरी नहीं है, मतलब कितने अरसे से नहीं है। तो ये जो चीज है ना, ये हमारे जहन में थी। हमने कहा कि ठीक है, कुछ जगहों पे आपको लगा होगा कि ये बेहतर था, वो अच्छा था, और ये नहीं होगा, लेकिन वो एक प्रोसेस के थ्रू आए। इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहेगा इंशाल्लाह। और इसमें प्लेयर और अंपायर, हर लोग, कोचेस सब छनेंगे। और जब जब तक कोई एक आपको डेटा का सैंपल बड़ा नहीं होता, आप किसी को अच्छी तरीके से असेस अच्छा, आप नहीं ये कर बताएं सकते। कि जैसे अभी कोई 7 से 8 अंपायर हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेला है, आई थिंक देयर इन द जी जी एलीट, जी राइट? जी बट वो पुराने क्राइटेरिया पे आए हुए हैं जहां पे ये शर्त नहीं रखी थी कि 50 फर्स्ट क्लास क्रिकेट जी आपने जी खेले होने चाहिए। उनको आपने जी सिर्फ जी। तजुर्बे की वजह से आगे रखा हुआ है। देखिए, आप किसी का प्रोफेशन तो खत्म नहीं कर सकते ना। ऑल ऑफ अ सडन आप एक नई पॉलिसी लाए, हमारी तो कोशिश ऐसी नहीं है।
हम ये कह रहे हैं कि अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है, इसमें जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो डेफिनेटली आगे आ जाएंगे। Okay. वो इसलिए आ जाएंगे कि जिसको फील्ड का तजुर्बा भी है और अगर वो अच्छा अंपायर है तो वो इनसे आगे खुद ही आ जाएगा। तो ये बात सारी ये शोएब भाई के हमने वो क्रिटिसिज्म लिया है कि जी एलीट से हटा दिया, एलीट से हटा दिया, वो हटाना था, वो इसलिए हटाना था कि हमने अंपायर के स्टैंडर्ड को बेहतर करना है। लेकिन आप एक और बात बताएं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो न्यू इंडक्टीज हैं उनके लिए आप ये क्राइटेरिया रख रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने कुछ एलीट पैनल में ऐसे अंपायर लिए हैं, मेरे ख्याल में आफ्ताब गिलानी हो गया, वहीद याकूब हो गया, ये लेकिन पुराने ना, क्रिकेट खेला ही नहीं था, अंडर 19 नहीं को नहीं अंपायरिंग नहीं, की हुई उन्होंने। ये पुराने पैनल के अंपायर है ना, ओके, पुराने पैनल के अंपायर हैं, ये तो एलीट उनको में नहीं आपने थे। रिटेन किया हुआ है। जी रिटेन किया। देखे मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम किसी को ऑल ऑफ अ सडन किसी का प्रोफेशन तो खत्म नहीं कर सकते, उनकी एक अच्छी 3 to 4 year प्रोसेस आप कह रहे हैं कि ओवर अ जी जी पीरियड ऑफ जी टाइम यू विल ये फिगर ओवर आउट दीस पीपल। ओके, जी जी दैट्स गुड इनफ। अच्छा, अब ये बताएं कि क्राइटेरिया फॉर ईच रीजनल टीम सिलेक्शन, अब बात ये हो रही है जब सिंध की अगर हम टीम ले लें, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए, जी सिंध जी की अगर हम टीम ले लें तो कराची से मेजॉरिटी प्लेयर्स होंगे, इंटीरियर सिंध का नहीं होगा, कोई उसका परसेंटेज आपने रखा कि देखिए मेन सिटी से इतने होना चाहिए और इंटीरियर सिंध से इतने होना चाहिए, या 100% मेरिट पे रखा जिसमें ज्यादातर कराची के ही क्रिकेटर्स आए होंगे, एक शर्जील खान आ जाएगा हैदराबाद से, कोई इधर से, वरना इंटीरियर सिंध तो हार्डली रिप्रेजेंटेड है कराची में। देखिए अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो नहीं रही है और कोई भी नए प्लेयर तो सामने आएगा 2 नहीं। साल से नहीं हो रही बिल्कुल। जी जी ये प्रॉब्लम है हमारी, और प्लेयर वही आएंगे जो प्रूवन है। लेकिन आप कोटा नहीं रख सकते। देखिए शोएब भाई, कोटा रखेंगे आप, कराची शहर में जितना टैलेंट है तो वो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते देखिए मीरपुर खास टैलेंट तो से। हर जगह होता है ना नदीम, नहीं नहीं जाके नहीं नहीं ढूंढने से निकलता है ना। नहीं नहीं बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखिए ना, शर्जील खान भी वहां से निकले, मीरपुर खास से आपके ये भी निकले, काशिफ भट्टी भी, जी, वो लोग हैं टीमों में। और ऐसा नहीं है कि टैलेंट के ऊपर कोई वो नहीं है कि कहाँ से निकल सकता है और कहाँ से नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कराची में जिस तरह की ऑर्गेनाइज क्रिकेट होती है और जो एक्सपोजर होता है बच्चों को, वो दूसरे शहरों के मुकाबले में कम है। और बिल्कुल हमें उनको देना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन एज सून एज ये जो सिटी क्रिकेट शुरू होगी तो होपफुली नेक्स्ट ईयर से कुछ और लोग सामने आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मेरे ख्याल से इंटीरियर से 5 से 6 प्लेयर तो ऑलरेडी अभी हैं टीमों में, और जो कि मेरे ख्याल से अच्छा मिक्स है। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा मिक्स है। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि शोएब भाई, हम अगर इसको देखें ना कि पूरे सिंध के हिसाब से, तो अगर आबादी के तनासुब से भी देखें तो कराची का हिस्सा ज्यादा ही बनता है। फिर जी। अगर क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट ऑर्गेनाइज जिस तरह कराची में होती है, जिस स्टैंडर्ड के प्लेयर होते हैं, जो फैसिलिटीज उनको अवेलेबल है, तो वहां से हमेशा से ज्यादा टैलेंट आता है, तो हमेशा उनका होल्ड तो रहेगा। अच्छा नदीम, एक और बात बताएं, जैसे पंजाब में आपने 2 टीमें कर दी और कुछ पंजाब के प्लेयर्स नॉर्दर्न एरियाज में अकोमोडेट हो गए और काफी हद तक बलूचिस्तान में हो गए। अच्छा, केपीके की माशाल्लाह से अपना टैलेंट है, अपनी बहुत टीम है, वहां पे होमोजेनस टीम निकली है बिल्कुल। तो एक ये सिंध बलूचिस्तान जरा सा अफेक्टेड है, तो अगले 1-2 साल में डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रखी है कि यहाँ पे जाके आप बिल्कुल ग्रास रूट्स पे ज्यादा फोकस करें कंपेयर टू पंजाब एंड केपी के? बिल्कुल ऐसे ही है शोएब भाई, हमारी कोशिश है, और हमने जो कोचेस इस दफा अपॉइंट किए हैं वो सिर्फ सीजन तक नहीं काम करेंगे जैसे हमेशा करते थे। अब हमारी कोशिश है कि वो उन इलाकों में जाके काम करें। दूसरा जो हम एक अभी उस पर काम कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि एक जो है वो स्काउटिंग नेटवर्क हो हमारा, और उसमें हम कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और जो कुछ रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं फर्स्ट क्लास से, हम चाहते हैं कि एक नेटवर्क पूरा बना हुआ हो, स्काउटिंग नेटवर्क, जो जाके लोकल मैचेस देखा करे, और कोशिश होगी कि उन्हीं इलाके के हों ताकि उनको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। तो हम इस पे काम कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम, और इस पे ग्रांट भी कर रहे हैं सकलैन और मैं, तीनों हम काम कर रहे हैं कि हम इस तरह का एक नेटवर्क बनाएं ताकि ये जो टैलेंट है, जिसका बिल्कुल हमें एहसास है, देखिए हम खुद क्रिकेटर हैं, हमें पता है कि जब क्रिकेट नहीं हो रही, और स्पेशली इन यंग एज, एक साल में बहुत से लोग बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाते हैं। और और एक डिsillusion भी हो जाते हैं नदीम, अगर जी जी एक दफा बहुत, जी जी आई थिंक भाई मैं देख रहा था उसके लड़के का नाम नहीं आता था, लड़काना से, वो 2018 में नंबर 9 पे था टॉप स्कोरर्स में। 2019 में वो इतना नजर नहीं आया, अब पता नहीं माली हालात की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सका, या वो दिल बर्दाश्ता हो गया कि यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा है, लड़काना की तरफ से मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम श्योर ऐसे बहुत केसेस होंगे। अच्छा नदीम, वेरी क्विकली, बलूचिस्तान,
देखिए, जब ऑस्ट्रेलिया में 6 टीमें थी, हैं बल्कि, तस्मेनिया को उन्होंने बहुत एंड में ऐड किया था। पहले शेफील्ड शील्ड में तस्मेनिया नहीं होती थी, लेकिन जब तस्मेनिया आई तो उसके बहुत लोकल्स के ऊपर रहा, वो हारती रही। यही इंग्लैंड में था 70s में, जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आ गए काउंटी क्रिकेट में, यॉर्कशायर कहता था हम सिर्फ उसको लेंगे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैदा हुआ है, काउंटी के अंदर, राइट। हारते गए, वो नंबर 17 पे आते थे पूरे 70s में 80s में, लेकिन उन्होंने फिर अपना लोकल टैलेंट डेवलप किया। तो अगर बलूचिस्तान हारती रहे, 10 साल हारती रहे, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन उनका लोकल टैलेंट तो डेवलप करने देना। वहां पे भी जाके सारे आपने जो बना दिए, जरूरी नहीं है कि हर टीम में पार की हो। आप कोशिश ये कर रहे हैं कि हर टीम में अच्छे प्लेयर हो ताकि तगड़ा कॉन्टेस्ट हो, लेकिन भाई फिर वो बलूचिस्तान का तो 10 साल लगेंगे उनको किसी को डेवलप करने में। हाँ शोएब भाई, असल में हमने जो इसकी स्ट्रेटेजी बनाई है, विद इन 5 इयर्स हमारी ये कोशिश है कि एटलीस्ट 90% उनके प्लेयर्स हो जाए। पिछले साल से इस दफा प्लेयर की तादाद बढ़ी है और हमारी कोशिश है अब, जैसे ये कोचेस, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अब लोकली काम करना चाहिए इनको, और करेंगे जो हमारे इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये जो चीज़ डाली गई है, और एट द सेम टाइम जो मैंने कहा कि एक हम स्काउटिंग नेटवर्क कर रहे हैं, तो वहां से प्लेयर निकलेंगे। देखें, उनको एक्सपोजर नहीं मिला बलोचिस्तान के प्लेयर। अगर आप पिछले कुछ दौर में, कुछ सालों में देखें, डेरा मुराद जमाली की टीम ने अंडर-19 में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस दी है, तो ना सिर्फ कोयटा की टीम ने। टैलेंट वहां पे भी है, ऐसा नहीं है उनके पास फैसिलिटीज नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये स्काउटिंग नेटवर्क और ये लोकल ये जो है कोचेस हैं जो अब प्रोविंस के, ये जब जाके काम करेंगे, डेफिनेटली कुछ नए प्लेयर आएंगे। और तो हम इस पे काम कर रहे हैं। ये लास्ट ईयर भी हम टारगेट, और आई होप कि अगर खुदा ना खास्ता नई मैनेजमेंट भी आती है, क्योंकि यहाँ पे जी ये बड़ा प्रॉब्लम होता है जब नई जी मैनेजमेंट आती है तो वो जी सारा रिवर्स कर देती है। जैसे तौकीर जी जिया साहब ने कहा कि मैंने अकेडमीज कुछ और सोच के बनाई थी, आगे वाले आने वाले लोगों ने उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल किया। तो एज जी लॉन्ग जी एज कंसिस्टेंसी रहे तो दैट्स गुड। एंड कमिंग टू अकेडमीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ what do you think is the role of academies now? क्योंकि ये अकेडमी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही है, किसी को आज तक समझ में नहीं आया है कि इसका मेन मकसद क्या है। मे बी इस दफा आपने जो नाम चेंज किया है उससे एक इंडिकेशन तो हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी चेंज हुए हैं, बिकॉज मुदस्सर साहब भी चले गए और उनका भी बड़े इख्तलाफात थे। तो इज इट कि ये मैनेजमेंट ने आके पूरा एक पर्च किया है कि पुराने जितना भी हैपहैजर्ड काम हो रहा था उसको अब हटाया जाए, तो नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, एकेडमीज का रोल क्या है? देखिए, एक तो ऑपरेशनल चीज है, एसओपीज हमने बनाई है आखिर नहीं। जैसे नाम से जाहिर है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, हम लाहौर के जो एनसीए थी उसको अब कहते हैं। हाई परफॉर्मेंस में वही प्लेयर आ सकते हैं, कि हमने एसओपी और ये हमने पब्लिश भी किया कि हाई परफॉर्मेंस में वो प्लेयर आते हैं जो कि पीक ऑफ देयर गेम हो और जो पीक की तरफ जा रहे हैं। तो हमने उन्हीं प्लेयर लोगों को अब अलाउ किया है यहाँ पर। अब ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर वहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकता है, हर प्लेयर आके वहाँ पे फैसिलिटी यूज कर सकता है। अब जो पाकिस्तान टीम में विद इन पाकिस्तान सेटअप 1 ईयर में जो लास्ट 1 ईयर है उसमें जो है वो सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। इसके अलावा किसी को वहाँ पे इजाजत नहीं है। तो चीजें हमने तब्दील की हैं। और जो अगली हमारी चीज है वो कोचिंग कोर्सेज पे है। ग्रांट बहुत जल्द आने वाले, और हम बैठ के हमने जो कोचिंग कोर्सेज हैं, मेरे ख्याल से जो हम इससे चीजें अचीव करना चाहते थे वो हम शोएब भाई अचीव नहीं कर सके अब तक। वो स्टैंडर्ड हम कोचिंग का नहीं कर। कोचिंग कोर्सेज पहले भी हुए हैं, आई मीन जी लैंग्वेज जी, कोर्सेज में, मैं फिनिशिंग। वही कह रहा हूँ। मैं क्या यही कह रहा हूँ कि लेकिन जो हम चीज अचीव करना चाहते थे, क्या हमने वो अचीव की है? तो हमने इसकी असेसमेंट की है बैठ के, बहुत काफी इस पे जो है बैठ के बहस Where भी do you की है। think the problem was? आपने कौन सी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की जिसकी वजह से ये अचीव नहीं हो रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसकी प्रॉब्लम जो शुरू होती है ना, जहाँ से ये कोचिंग सिस्टम शुरू हुआ था जिस साल से, वहीं से शुरू हो जाती है। हुआ ये कि जब ये कोचिंग सिस्टम आया तो पाकिस्तान में उस वक्त तो था नहीं। जब इन्होंने लेवल 1 किया और लेवल 1 को इन्होंने लगा दिया कोर्स करा के और फर्स्ट क्लास टीमों के साथ, तो वो बेसिक की तरफ चले गए। लेकिन विद टाइम सबने अंडरस्टैंड, क्योंकि वो खुद भी फॉर्मर प्लेयर्स है, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो उस चीज को समझ नहीं सके कि ये लेवल 1 कोर्स आपका पहला स्टेप है, इसको इन प्लेयरों पे इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये मेरे ख्याल से प्रॉब्लम थी। अब क्या है, अब हम इतना पीछे हो गए हैं इन सारी चीजों की वजह से पिछले 15-20 साल में,
कि जब हम जो दूसरी टीम है, टॉप की टीम है, जब हम उनकी तरफ देखते हैं, जब हम उनकी तरफ जाना शुरू करते हैं, वो हमसे और 10 कदम आगे निकल जाती। तो ये सब कुछ हमने ऐसे। आपकी टॉप 6 रीजनल टीम्स के कोचेस लगे हैं, देयर जी ऑल जी लेवल 2 और लेवल 3 एंड अबव? जी जी, ये सारे लेवल 2 हैं, ओके। एक्चुअली सारे लेवल 2 हैं, उसमें कुछ लेवल 3 भी है, लेवल 4 भी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि इंडिया की तरफ अगर हम देखें, विच इज क्लोजेस्ट टू आवर सिस्टम, ठीक है, जी जी उनके पास 6 टीमें नहीं है, कुछ 10-12 टीमें, 15 टीमें, जितनी भी हैं, जी राइट, एंड जी दे नंबर 1 इन एवरी वे, सो दैट मींस उनका सिस्टम भी अडेप्ट किया जा सकता है, जिसमें से एक चीज आप देख सकते हैं कि उन्होंने राहुल द्रविड़ को अंडर 19 कोच बना दिया। हमारे यहाँ ये है कि जो टॉप प्लेयर आता है वो रेडी हो कोचिंग के लिए या नहीं हो, वो कहता है जी या तो मुझे पाकिस्तान नेशनल टीम का कोच बनाओ वरना मैं नहीं करूंगा। तो क्या इस दफा आप लोग ये अप्रोच भी ला रहे हैं कि जो टॉप प्लेयर्स हैं, जिनको आप कोच के लिए पोटेंशियल निकलता है उसके अंदर, उनको आप अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 की कोचेस का असाइनमेंट देंगे और क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट गुड प्लेयर्स जिन्होंने 50 टेस्ट खेले हुए हों और तो बिकॉज अंडर 13 से तो डेवलप होता है, जब तक वो आता है नेशनल टीम में तो वो बन चुका होता है। जी। देखिए, हमने कोशिश तो कर रहे हैं कि जो बड़े नाम हैं, जो सक्सेसफुल है क्रिकेट में, उनको कोचिंग की तरफ लेकर आए। इसी वजह से हम लाए, तो लोग बहुत खुश भी हुए, जैसे मोहम्मद यूसुफ की अपॉइंटमेंट से बहुत खुश हुए लोग, मोहम्मद जाहिद आ गए, सकलैन आ गए। बट अंडर 13 के लिए ये नहीं अप्लाई हो रहा है? नहीं, मैं वही आपको थोड़ा सा इसका तो बता दूं। अब जब हमने एप्लीकेशन मांगी थी, बहुत सारे कोचेस ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और अच्छे क्रिकेटर्स ने बहुत ने अप्लाई किया है। और असल में जो मैं जिस वक्त आया उस वक्त तो सैलरी स्ट्रक्चर और बजट हो चुके थे। होना ये चाहिए शोएब भाई, जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जो जूनियर क्रिकेट है उसकी सैलरी जो टॉप क्रिकेट है उस कोचेस के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सही उसका कहा। बहुत ज्यादा आई काम एम है। सो ग्लैड यू आर सेइंग अब दैट। हाँ, अब असल में मसला ये है कि जो बन चुका है चीजें, उसके हिसाब से वो सैलरीज इतनी नहीं है कि उनके स्टेचर के हिसाब से हो। ठीक है, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि सारे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि होता ये है कि एक स्टेचर बना होता है किसी भी प्लेयर का। जब वो नीचे जाके काम करता है और इतनी कम सैलरी में करता है, तो वो आपको पता है कि फिर उसकी वैल्यू क्या है। हमारे सही यहाँ बात इस तरह का सिस्टम है। सही बात। तो मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से मेरी बहुत ज्यादा वो है कि अंडर 13, 16 और 19 के जो कोचेज हैं, उसमें कुछ इस तरह के लोग आए इंस्पायरिंग, और जो कोचिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल। जिनका पैशन हो कोचिंग, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वहां से आपकी जाहिर बात है बेस बनती है, और टेक्निक का काम तो उधर ही है। हम तो ऊपर बात करते हैं, ऊपर तो बिल्कुल। टेक्निक जब ये हो चुकी होती है उधर, वहां पे तो टेक्निक से ज्यादा जो है गेम अवेयरनेस की जरूरत है। ओके नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो यू आर मोर देन वेलकम कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। अगर आपका कोई विजन ऐसा है जिसके बारे में मैंने पूछा नहीं, कुछ टफ क्वेश्चंस तो पूछे, बट माशाल्लाह यू शुड हैव एक्चुअली प्लेड अ लॉट मोर टेस्ट मैचेस द वे यू प्लेड टुडे। थैंक यू, थैंक ओके। यू। अच्छा नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने नदीम खान को सुना, और बहुत ही फ्रैंक एंड कैंडिड आदमी आपके सामने आए होंगे। उन्होंने एडमिट भी किया जहां पे फॉल्ट्स हैं। वी ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल इश्यूज, पर्सनल नाम्स, बिकॉज ये सही नहीं रहता। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है। वी होप यू एंजॉयड इट, वी होप यू लाइक दिस इंटरव्यू। ऐसा हम इंटरव्यू तो और भी करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, कॉमेंट्स भी दीजिएगा। Thank you very much for watching Cricket with Shoaib Alvi. Thank you again, Nadeem. आपने टाइम दिया। थैंक यू, थैंक अल्लाह हाफिज। यू। ओके, अल्लाह।